नमस्कार दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने 12वीं फिजिक्स के सिलेबस को लेकर डिस्कस किया था और इस वीडियो में अपन जो है 12वीं फिजिक्स के पहले अध्याय को लेकर स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि आपको पीछे में पता होगा, हमारा जो पहला अध्याय का जो नाम है वो है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। चलिए स्टार्ट करते हैं। याद रखिए, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के लेकर बात करेंगे तो पहला और दूसरा दोनों चैप्टर को मिला करके कुल 10 नंबर का अंक यहाँ से पूछा जाएगा। याद रखिए, 10 नंबर में हम बात करेंगे तो 1 नंबर का आपसे 2 प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। 3 नंबर का 1 प्रश्न पूछा जाएगा। इसके अलावा जो है 5 नंबर का 1 प्रश्न पूछा जाएगा। इस प्रकार से टोटल 10 नंबर का अंक पूछे जाएंगे पहले और दूसरे चैप्टर को मिला करके, ठीक है। देखिए, यदि हम बात करेंगे अध्याय नंबर 1 को लेकर के, जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, तो जैसे आप देख रहे हैं ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो एक जो अपन टॉपिक है संबंधित होगा विद्युत आवेश से। तो पहला जो टॉपिक संबंधित है वो है विद्युत आवेश से और दूसरा जो इस चैप्टर से संबंधित टॉपिक होगा वो क्षेत्र से है। तो ये हो गया अपन विद्युत क्षेत्र से, ठीक है। तो मोटा मोटा यदि इस चैप्टर में अपने को क्या पढ़ना है इसको समझने का प्रयास करेंगे तो सबसे पहला हम जो चीज़ समझेंगे वो है विद्युत आवेश के बारे पर। विद्युत आवेश समझने के बाद दूसरा नंबर पर यहीं पर आता है दोनों के बीच लगने वाला बल। तो हम बात करेंगे कूलाम्स लॉ के बारे पर या कूलाम के नियम के बारे में समझेंगे। कूलाम के नियम के बाद तीसरा नंबर में यहाँ पर जो टॉपिक आता है उसका नाम है निरंतर आवेश वितरण। ये अपना एक टॉपिक है, निरंतर आवेश वितरण, ठीक है। अगले दिन विद्युत क्षेत्र को लेकर बात करेंगे। तो विद्युत क्षेत्र में पहला जो टॉपिक है अपन विद्युत क्षेत्र को ही लेकर बात करेंगे। दूसरा जो टॉपिक है वो आता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इसको लेकर बात करेंगे। विद्युत क्षेत्र रेखा के बाद एक कॉन्सेप्ट आता है विद्युत द्विध्रुव को लेकर के। तो विद्युत द्विध्रुव को भी अपन समझने का प्रयास करेंगे। चौथा नंबर में अपन टॉपिक आता है विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स को भी हम क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। और सबसे अंतिम है इस चैप्टर का वो है गाउस का प्रमेय, ठीक है। और गाउस के प्रमेय को पढ़ने के बाद आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो मोटा मोटा इतना टॉपिक अपने को ध्यान देना है, ठीक है। तो चलिए पहला अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम क्या है, विद्युत आवेश। तो पहला टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं जिसका नाम क्या है, विद्युत आवेश, ठीक है। यदि विद्युत आवेश को लेकर बात करें तो यहाँ से आपको 2 चीज़ें अपने को ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहला चीज़ कि विद्युत आवेश क्या है और विद्युत आवेश के प्रकार, बेसिकली इसी को समझना है। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि विद्युत आवेश क्या है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इतिहास को लेकर बात करते हैं। तो समान अनुभव की बात है कि जब हम जनरली छोटे छोटे बच्चे रहते हैं तो मौज मस्ती करते रहते हैं। तो आपको पता होगा कि ये एक्सपेरिमेंट सभी को लुभाता है कि जब हम अपने बालों में कंघी करते हैं या फिर क्या होता है, पेन को क्या करते हैं, रगड़ते हैं तो घर्षण होता है। तो उसमें उसके बाद पेन में या फिर जो कंघी में जो है आसपास के हल्के हल्के कागज़ के टुकड़ों को, धूल के कणों को, इसके अलावा बहुत सारे जो है बाल के कणों को भी आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। तो इसी को प्रॉपर्टी को लेकर के याद रखिएगा, 6वीं शताब्दी BC में यूनान के एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम क्या था, थेल्स। और थेल्स ने एक पदार्थ खोजा नहीं मतलब उसको मिला, जिसका नाम क्या था, एम्बर, ठीक है। एम्बर की एक खासियत थी कि जब हम इसको क्या कर देते थे, ऊनी के कपड़े से क्या करते थे, रगड़ते थे। तो रगड़ने के पश्चात इस एम्बर नामक पदार्थ में क्या होता था, आसपास के छोटे छोटे जो धूल के कण है, इसके अलावा जो कागज़ के टुकड़े हैं, उसको आकर्षित करने के क्या उत्पन्न हो जाता था, गुण उत्पन्न हो जाता था। ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने देखा, किसने, थेल्स ने। थेल्स के पश्चात ऐसे घटनाओं को पर किसी का ध्यान नहीं गया। उसके बाद लगभग 16वीं शताब्दी में यूनाइटेड किंगडम की महारानी थी उस समय, जिसका नाम था एलिजाबेथ। और एलिजाबेथ के चिकित्सक हुए जिसका नाम था विलियम गिलबर्ट। तो विलियम गिलबर्ट ने ठीक है, ये एम्बर जैसे बहुत सारे पदार्थ की क्या की, खोज की। एम्बर जैसे बहुत सारे पदार्थ की खोज की जिसमें इस प्रकार के हल्की वस्तु को आकर्षित करने का क्या उत्पन्न हो जाता था, गुण उत्पन्न हो जाता था किसी चीज़ से उस पर रगड़ने पर, ठीक है। तो ये गुण उत्पन्न हो जाता था। तो फिर क्या होगा, फिर 17वीं शताब्दी में जैसे से 1 शताब्दी के बाद एक वैज्ञानिक हुए जिसका नाम क्या है, थॉमस ब्राउन। और
थॉमस ब्राउन ने एक्सप्लेन किया कि देखिएगा, इन्होंने बताया कि जैसे एम्बर है और ये क्या है, छोटे छोटे धूल के कण को इसमें आकर्षित करने का क्या आता है, गुण उत्पन्न हो जाता है उन्हीं के कपड़े से रगड़ने पर। तो इनका कहना है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी और यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी जब तक कि हम उस पर कोई बाह्य बल ना लगाए। तो यदि ये जो कण है आकर्षित होकर एम्बर पर चिपक रहे हैं, इसका तात्पर्य यह हुआ कि इस कण को ये आकर्षित कर रहा है, मतलब उस पर बल लगा रहा है। बल लगाता कौन है, जिस पर क्या होती है, ऊर्जा होती है। दैट मीन्स वह ऊर्जा जिसके कारण ये जो कण है यहाँ खींचा चला रहा है, उसको थॉमस ब्राउन ने नाम दिया विद्युत, और विद्युत को हम इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और इस इलेक्ट्रिसिटी शब्द की जो उत्पत्ति है वो इलेक्ट्रम शब्द से हुई है। किस शब्द से, इलेक्ट्रम शब्द से हुई है, और इलेक्ट्रम का समान जो अर्थ होता है वो क्या होता है, एम्बर। ठीक है, तो इस प्रकार से थॉमस ब्राउन ने उस एनर्जी को क्या नाम दिया, इलेक्ट्रिसिटी, और उसी का किससे शब्द से उत्पत्ति हुई है, इलेक्ट्रम का। तो इस प्रकार से विद्युत को यहाँ से डिफाइन किया गया थॉमस ब्राउन ने कि वह ऊर्जा, लिखेंगे ना जो विद्यार्थी हैं, कि वह ऊर्जा जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तु को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो गया, उस ऊर्जा को हमने क्या नाम दिया, विद्युत कहते हैं। ठीक है, वो तो ठीक था, उसको विद्युत बोल दिया, एनर्जी। लेकिन इस एम्बर के पदार्थ में ऐसा कौन सा गुण आ गया, क्या कमाल हो गया भाई, कि इसको ऊनी के कपड़े से रगड़ने के पश्चात ही क्या होता था, वो हल्के वस्तु को आकर्षित करता था, उससे पहले तो आकर्षित नहीं करता था। तो फिर बोला गया कि इस ऊनी के कपड़े से जब एम्बर नामक पदार्थ को रगड़े तो इसमें एक प्रकार का गुण उत्पन्न हो गया, और उसी गुण को नाम दिया गया क्या, आवेश। क्या नाम दिया गया, आवेश नाम दिया गया। तो इस आधार पर आप आवेश को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, आवेश क्या होता है, तो बेसिकली क्या है, एक प्रकार का भौतिक गुण ही होता है, जिसके कारण क्या भौतिक गुण ही होता है, जिसे अर्जित कर लेने पर कोई पदार्थ इस प्रकार के हल्की वस्तु को क्या करने लगता है, आकर्षित करने लगता है। तो इस आधार पर आप जो है आवेश की परिभाषा थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, इसी को लेकर बताएंगे। आपको पूछा जाएगा आवेश क्या है, तो बताइए, आवेश एक प्रकार का भौतिक गुण होता है जिसे कोई पदार्थ अर्जित कर लेने पर, वह विद्युत गुणों का प्रदर्शन करने लगता है, विद्युत गुणों का प्रदर्शन करने लगता है। याद रखें, यहाँ विद्युत गुण कहने का तात्पर्य जो हल्की वस्तु को आकर्षित करने के गुण से है। ठीक है, पॉइंट नंबर सेकेंड में आपको याद रखना है, जब भी आप परिभाषा लिखें कि इसको आवेश को हम जो है स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर थर्ड में आप याद रखें कि अपन जो एक आवेश होता है यह एक प्रकार का अदिश राशि होता है। ठीक है, और चौथा नंबर में इसका जो एसआई मात्रक होता है, किसका, आवेश का, तो आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है कूलाम। ठीक है, कूलाम एक साइंटिस्ट है, उस ठीक, उन्होंने इस फील्ड में रिसर्च किया, इसलिए उसको इसका एसआई मात्रक ही क्या बोला जाता है, कूलाम बोला जाता है। इसका विमी सूत्र क्या होता है, तो इसके विमी सूत्र आप इंट्रोड्यूस करिए। हम जानते हैं कि आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, धारा। तो यहाँ से Q बराबर निकालोगे क्या हो जाएगा, I × T। तो यहाँ पर इसका विमी सूत्र बनता है m⁻0 L⁻0। ठीक है, T मतलब क्या है, समय, मतलब T⁻1, और I मतलब क्या है, धारा। धारा को किस में मापते हैं, एम्पियर में। तो इस प्रकार से इसका विमी सूत्र निकल गया, m0 L0 T⁻1 और A⁻1। तो इस प्रकार से आपको आवेश को याद रखना है। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, आवेश यदि पूछा जाए क्या है तो आप 4 पॉइंट में हमेशा इसको इंट्रोड्यूस करिए। पहला कि आवेश एक भौतिक गुण होता है जिसे कोई पदार्थ अर्जित कर लेने पर वह विद्युत गुणों का प्रदर्शन करने लगता है। पॉइंट नंबर सेकेंड, इसको स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से प्रदर्शित किया जाता है। पॉइंट नंबर थर्ड में आप याद रखें यह एक अदिश राशि होती है। पॉइंट नंबर फोर्थ में इसका जो एसआई मात्रक होता है वो कूलाम होता है। इसका जो विमी सूत्र है हम धारा की परिभाषा से निकालते हैं, m⁻0 L⁻0 T⁻1 और A⁻1। तो इतना पॉइंट इसमें आपको क्या याद रखना है, आवेश को याद रख। अब आवेश क्या है, इसके बाद सेकेंड थिंग अपने को जानना होता है कि आखिर आवेश किसी पदार्थ में कैसे उत्पन्न हुआ। इसी को बोलते हैं आवेश उत्पत्ति का कारण, क्यों उत्पन्न हुआ। चलिए इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। कारण और कारण से ही अपने को जो है प्रकार निकल के आएगा। ठीक है, देखिए अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री
ठीक है, प्रत्येक जो सॉलिड पदार्थ होता है या जो ठोस पदार्थ होता है वो क्रिस्टलाइन संरचना में रहता है और उसके जो सबसे छोटे पार्टिकल्स, सबसे छोटा जो इकाई होता है जिससे वो सॉलिड बनता है उसको यूनिट सेल या एकक कोशिका बोलते हैं। और यूनिट सेल एकक कोशिका जो है बहुत सारे अणु या फिर परमाणु से क्या होता है, मिलकर के बना होता है। प्रत्येक अणु परमाणु से मिलकर बनता है और प्रत्येक परमाणु में हम देखेंगे तो क्या होता है, परमाणु के अंतर्गत 3 प्रकार के कण होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड जो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होता है नाभिक में रहता है, जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक के चारों ओर क्या लगाता है, वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। तो इसी को हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि अपने पास कोई पदार्थ है तो हम जानते हैं इसका क्या होता है, एक नाभिक होता है। इस नाभिक के चारों ओर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षा में क्या होता है, चक्कर लगाता है। ओके, क्या सपोज यहाँ पर क्या है अपने पास, यहाँ क्या रहते हैं, प्रोटॉन रहते हैं और न्यूट्रॉन रहते हैं और यहाँ पर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन वृत्तीय मार्ग में क्या लगाता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। अपने को पता है कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। तो अब ध्यान देने की बात यह है कि वे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक से पास वाले कक्षा में क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, तो दूरी कम होने के कारण इनके बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज के बीच कौन सा लगता है, आकर्षण बल लगता है। अब जैसे जैसे दूरी बढ़ते जाएगी, डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है उसका वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होते जाएगी। ठीक है, मतलब ये जो पास वाले इलेक्ट्रॉन है इस पर ज़्यादा बल लगेगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की दूरी या फिर कक्षा की दूरी बढ़ती जाएगी नाभिक से, उस पर लगने वाले बल का मान क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा। और जो सबसे अंतिम कक्षक में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होगा उस पर, ठीक है, उस पर सबसे कम आकर्षण बल लगाएगा। क्योंकि दूरी का मान क्या है, क्योंकि दूरी का मान क्या है, ज़्यादा है, तो सबसे कम आकर्षण बल क्या होगा, सबसे अंतिम कक्षक के इलेक्ट्रॉन पर क्या होगा, लगेगा। सबसे अंतिम कक्षक पर इलेक्ट्रॉन पर कम आकर्षण बल लगने के कारण ये जो है थोड़ी सी एनर्जी पा करके क्या होता है, इस कक्षा को छोड़ करके उस जो दो सॉलिड है उसके सतह पर क्या करने लगता है, गति करने लगता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के पास में है और बहुत ज़्यादा आकर्षण बल से बंधा है, इस इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं बद्ध इलेक्ट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन हल्की से एनर्जी पा करके जनरली रूम टेम्परेचर पर धातु की सतह पर क्या होते लगता है या धातु के पृष्ठ पर गति करने लगता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझ में आता है क्या। तो 2 प्रकार के इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट है। जो पास में रहता है नाभिक के वो ज़्यादा आकर्षण बल अनुभव करता है, इसलिए उसको बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं, बाहर नहीं जा सकता। और जो सबसे अंतिम कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होता है वो सबसे कम आकर्षण बल अनुभव करेगा नाभिक से, चूंकि दूरी ज़्यादा है, इसलिए वो हल्की सी एनर्जी पा करके जनरली रूम टेम्परेचर पर वो जो है धातु की सतह पर गति करने लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम समझ सकते हैं कि धातु पर या फिर किसी भी पदार्थ पर आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। सपोज ये अपने पास क्या है, एक प्रकार का पदार्थ है, ठीक है, और इसको हमने जो है किसी भी दूसरे पदार्थ से रगड़ा, सपोज ऊनी के कपड़े से रगड़ा है, तो ये मैं दूसरा ले लेता हूँ, ये ऊनी का कपड़ा या फिर क्या ले लेते हैं, रुमाल ले लेते हैं। ठीक है, तो आपको पता है ये अलग पदार्थ है। जैसे कि मैं क्या ले लिया, कुछ सॉलिड पदार्थ ले लिया, ठोस पदार्थ ले लिया, और ये मैंने क्या ले लिया, ऊनी का कपड़ा ले लिया। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट इसके सतह पर भी कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। सपोज मैं 5 इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूँ, और इसके सतह पर भी क्या होंगे, कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। सपोज मैं 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। ठीक है, तो ये जो सॉलिड है अलग पदार्थ है, ये जो ऊनी है अलग पदार्थ है। मतलब इसके धातु की सतह से ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इसको बाहर निकालने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी लगेगी, और इसको जो निकालने के लिए भी वो ऊनी की जो कपड़े में है उसके इलेक्ट्रॉन को भी बाहर निकालने के लिए कुछ एनर्जी लगेगी। चूंकि दोनों पदार्थ अलग अलग है तो दोनों पर लगने वाले ऊर्जा का मान भी क्या होगी, अलग अलग होगी। सपोज इसको बाहर निकालने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को लगने वाला जो एनर्जी है, सपोज मैं मान लिया 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देंगे तो इसके जो है धातु के सतह को छोड़कर चला जाएगा। इसको जो है सपोज अपने को लगता है 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अब देखिए, अब पीछे मैंने बताया था कि आवेश का गुण तब आता है जब उसको हम क्या करते हैं, रगड़ते हैं। तो सपोज जब हम इन दोनों को, मतलब जब ये क्या किए हमने
ठोस पदार्थ को इस ऊनी के कपड़े से क्या किया हमने, रगड़ा। ये हमने क्या किया, ऊनी के कपड़े से क्या किया, रगड़ा। तो हम जानते हैं कि जब हम किसी भी दो पदार्थ को क्या करते हैं, रगड़ते हैं, तो उसमें घर्षण के कारण वहाँ ताप जनरेट होता है, तापमान बढ़ती है, और तापमान चूंकि उष्मा का ही फॉर्म होता है तो उष्मा के रूप में अब जो है इलेक्ट्रॉनों को क्या मिलने स्टार्ट हो जाता है, एनर्जी मिलने स्टार्ट हो जाता है। सपोज हमने घर्षण किया, रगड़ना चालू रखा, तो ऐसा कोई ना कोई कंडीशन आएगा जब दोनों के बीच तापमान के कारण 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होगी। अब ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जैसे रिलीज होगी तो देखिए इसके इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए उतनी सफिशिएंट एनर्जी मिल गया, और जैसे ही हम और रगड़ना स्टार्ट करेंगे, जैसे 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हुआ एनर्जी, तो यहाँ से जो कुछ इलेक्ट्रॉन है, सपोज 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चूंकि एनर्जी पा करके धातु की सतह को छोड़ करके कहाँ चले जाएंगे, यहाँ पास चले जाएंगे। ये देखो यहाँ पास आ गया, तो यहाँ पास अब क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, कमी हो गई, और यहाँ पर क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, ज़्यादा मात्रा में हो गए, अधिक मात्रा में हो गए। देखिए 2 इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, अधिकता हो गई। अब देखिए समझिए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, अगर सपोज 5 इलेक्ट्रॉन थे तो 5 प्रोटॉन भी होंगे, तो अब 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो 3 ही इलेक्ट्रॉन बचा, और प्रोटॉनों की संख्या कितना है, 5 प्रोटॉन बचा। अब देखिए प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज रहता है, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज की संख्या 5 है, निगेटिव चार्ज की संख्या 3 है, तो यहाँ पर होल इस पदार्थ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, कुछ ना कुछ आवेश उत्पन्न हो जाएगा, और वो जो आवेश है प्रोटॉन ज़्यादा होने के कारण कौन सा चार्ज बोलते हैं, उसी को पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। और जब इसमें क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन की क्या हो गया, अधिकता हो गई। देखिए सपोज इसमें पहले 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन थे, और 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए तो कितना हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन, और 6 प्रोटॉन पहले से थे। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, अब यहाँ निगेटिव ज़्यादा है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, ज़्यादा मात्रा में है, तो इस पर क्या हो जाएगा, 2 निगेटिव चार्ज क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। इस प्रकार से दोनों पर क्या होती है, आवेश क्या होती है, उत्पन्न होती है। ठीक है, और इस आधार पर जो है हम बात करेंगे तो आवेश कितने प्रकार के हो गए, आवेश अब 2 प्रकार के हो गए। ठीक है, एक आवेश क्या है, धनात्मक आवेश, क्या है, धनात्मक आवेश, और दूसरा का नाम क्या है, ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। अब इसको आप डिफाइन भी कर सकते हो। धनात्मक आवेश क्या है, देखिए जब हम 2 पदार्थ को आपस में रगड़ते हैं, तो 2 पदार्थ को आपस में रगड़ने पर जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, तो उस पदार्थ पर उपस्थित आवेश को हम कौन सा आवेश बोलते हैं, धनात्मक आवेश कहते हैं। और जब 2 पदार्थ को आपस में रगड़ा जाता है या रगड़ने पर जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, अर्थात जिसमें इलेक्ट्रॉन अधिक मात्रा में हो जाएंगे, उस पर उपस्थित जो आवेश को हम कौन सा आवेश बोलेंगे, ऋणात्मक आवेश कहेंगे। सिंपल सा है भाई, रगड़ने पर जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई, मतलब वहाँ क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, और रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो गया, अधिकता हो गई, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई, जिसमें उस पर उपस्थित आवेश क्या होगा, ऋणात्मक आवेश। ठीक है, दूसरे नंबर पे ध्यान देने की बात है कि जो ऋणात्मक आवेश होता है, धनात्मक आवेश होता है, उसको हम प्लस क्यू कैपिटल स्मॉल से या फिर क्या होता है कैपिटल से प्रदर्शित करते हैं। दूसरे नंबर में जो ऋणात्मक आवेश होता है उसको माइनस क्यू से, ठीक है, क्या की जाती है, रिप्रेजेंट की जाती है। पॉइंट नंबर 3 ध्यान देने वाली बात है कि जब 2 धनात्मक आवेश होगा तो हमेशा उन दोनों के बीच कौन सा बल कार्य करेगा, प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, चूंकि समान आवेश पर कौन सा बल कार्य करता है, प्रतिकर्षण। और जब भी 2 निगेटिव चार्ज रहेंगे तो भी उन दोनों के बीच कौन सा बल कार्य करेगा, प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा 2 निगेटिव चार्ज के बीच। ठीक है, इस प्रकार से। और नोटेटेड पॉइंट यह है कि यदि देखिए 2 पॉजिटिव चार्ज के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य किया, 2 निगेटिव चार्ज के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य किया, तो यदि मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक क्या है, निगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो दोनों के बीच, अब दूसरे अपोजिट हो गए, तो इस कंडीशन में दोनों के बीच कौन सा बल कार्य करेगा, आकर्षण बल कार्य करेगा। ठीक है, इस प्रकार से आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक आवेश और दूसरा ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश क्या है, पहला कि 2 पदार्थ को आपस में रगड़ने पर जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उस पर उत्पन्न आवेश को धनात्मक आवेश कहते हैं। और ऋणात्मक आवेश में पॉइंट नंबर 1 कि 2 पदार्थ को आपस में रगड़ने पर जिस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है उस पर उत्पन्न आवेश को ऋणात्मक आवेश कहते हैं। धनात्मक आवेश को प्लस क्यू
कैपिटल या स्मॉल से प्रदर्शित कर सकते हैं, और उसको माइनस क्यू इस कैपिटल या फिर स्मॉल से प्रदर्शित कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 में आप याद रखिए कि दो जो धनात्मक आवेश होते हैं सदैव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, उसी प्रकार से दो जो ऋणात्मक आवेश होते हैं वो भी सदैव एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। नोट करने वाला पॉइंट यह है कि एक जो धनात्मक आवेश होता है और एक जो ऋणात्मक आवेश होता है सदैव एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो यह है प्यारे बच्चों, सबसे पहला हमने इस वीडियो पर कवर किया आवेश क्या होता है और आवेश के दो प्रकार। ठीक है, बाकी आवेश में एक चीज़ और बच गया है, आवेश का मूलभूत गुणधर्म, उसके बाद आवेश का ये टॉपिक क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा।